इंग्लिश एमसीक्यूज़ जो कि एफआईए, तहसीलदार या तमाम किस्म की जॉब्स के लिए आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी। आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ। इस वीडियो लेक्चर में हम इंग्लिश की वो एमसीक्यूज़ स्पेसिफिकली जो सुपरफ्लुअस एरर्स के हवाले से होंगी, यानी गैर ज़रूरी अल्फाज का इस्तेमाल आपके सेंटेंसेस में, या फिर प्रेपोजिशंस के हवाले से चंद एमसीक्यूज़ आपके साथ डिस्कस करूँगा। उम्मीद है आपके लिए लेक्चर काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए अपना आज का लेक्चर शुरू करते हैं। हमारे पास सबसे पहला सेंटेंस है, वी यूजुअली कम अक्रॉस विद डिफिकल्टीज बट वी हैव टू कोप विद देम। दोस्तों, आपके सामने दिया हुआ सेंटेंस 3 पार्ट्स में डिवाइड है। आपने देखना है कि कौन से पार्ट में एरर है। इस तरह से आपकी इंग्लिश काफ़ी इम्प्रूव होगी और इस तरह के क्वेश्चंस भी हमारे जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें फ्रेम किए जाते हैं, जिसको हम एरर डिटेक्शन कहते हैं। तो अगर आपकी ग्रामर अच्छी है तो आप इन्हें ईज़िली कर पाते हैं। हमारा जो आज का सेंटेंस है इसमें लिखा गया है, वी हमारा सब्जेक्ट है। आपने हर एक लफ्ज़ को ध्यान से को देखना है और उसको उसके जो यूसेज हैं उसको अपने ज़हन में रखना है। वे के बाद यूजुअली दिया गया है। अब यूजुअली क्या है? यूजुअली आपका एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है। तो आपको पता होना चाहिए कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आमतौर पर किस जगह पे प्लेस किया जाता है। उसके बाद है कम अक्रॉस। देखें, सबसे पहले तो यूजुअली को ही डिस्कस कर लेते हैं। यूजुअली आपका एक एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी आपकी हमेशा आम तौर पर मेन वर्ब से पहले कंसीडर किए जाती हैं, उनकी जो प्लेस होती है। और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में सिर्फ यूजुअली नहीं है, आपका ये बाकी भी हैं, जिसमें हम ऑलवेज हो गया, आपका यूजुअली हो गया, नॉर्मली, फ्रीक्वेंटली, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, रेयरली, नेवर। ये सारे वर्ड्स आपके एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कंसीडर किए जाते हैं, जो कि बताते हैं कि कोई काम कब कब होता रहा है, हमेशा होता रहा है, कभी कभी हुआ, बाज़ दफ़ा हुआ, ठीक है, बहुत ही कम होता रहा, तो कभी भी नहीं हुआ। ये सारे आपके एडवर्ब्स ऑफ फ्रीक्वेंसी आपके काम की फ्रीक्वेंसी को डिस्क्राइब करते हैं और आमतौर पर मेन वर्ब से पहले और सब्जेक्ट के बाद आया करते हैं। तो यहाँ पे मेन वर्ब से पहले है और सब्जेक्ट के बाद है, तो इसका मतलब वही यूजुअली, यहाँ तक सेंटेंस आपका बिल्कुल ठीक है। अब आपने एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लगा लिया तो इसका मतलब ये है कि एडवर्ब के बाद तो वर्ब भी आना है, ठीक है। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है तो आगे वर्ब आना चाहिए। कम अक्रॉस आपका यहाँ पे आपका ये वर्ब दिया गया है, फ्रेजल वर्ब है, तो ये भी ठीक हो गया। तो वही यूजली कम अक्रॉस के बाद है जी विद। देखें, आपकी यही एरर है। आपकी एरर ये है कि आप कम अक्रॉस जो ये फ्रेजल वर्ब है, इस फ्रेजल वर्ब के बाद आप कोई भी प्रपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते। तो यहाँ पे विद इस्तेमाल किया गया है, जो कि गलत हो जाएगा। हमें सेंटेंस यूँ लिखना था, वी यूजुअली कम अक्रॉस डिफ़िकल्टीज़। कम अक्रॉस के साथ कभी भी प्रपोजिशन का इस्तेमाल ना कीजिएगा। इसको हमें यहाँ से रिमूव करना पड़ेगा। आपके पार्ट 1 में ही यहाँ पे आपको एरर मिल चुकी है। बाकी भी पढ़ लेते हैं। डिफ़िकल्टीज़ बट वी हैव टू। अब क्या है कि बट के बाद अगेन से हमने सेंटेंस पढ़ा, नई क्लास है, वी हैव टू। हैव टू आपका एक मोडाल होता है, वी के साथ हैव टू ही आता है, हैज़ टू तो हम यूज़ नहीं करेंगे। हैव टू है तो इसका मतलब कंपल्शन का सेंस होता है, यहाँ पे हमें करना ही पड़ता है, हमें उनके साथ टैकल उन्हें करना ही पड़ता है। उन मुश्किलात को हम झेलते हैं, बर्दाश्त करते हैं, टैकल करते हैं, हम उनसे जान नहीं छुड़वा सकते। तो यहाँ पे वही हैव टू कंपल्शन का सेंस दे रहा है, ठीक है। अब कंपल्शन का सेंस तो दे रहा है, लेकिन इसके साथ दूसरी चीज़ ये हमने याद रखनी है कि आगे चल के आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही चाहिए। तो यहाँ पे कॉप दे रखा है, जो कि बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट फॉर्म में है। जब कॉप आ जाएगा तो इसके साथ एक और हमारे ज़हन में कन्फ्यूजन आ जाएगी, बट अमूमन ये एरर भी दी जाती है कि कॉप विद आएगा या कॉप अप आएगा। इन दोनों में से कौन-सा आप प्रीपोज़िशन यहाँ पे यूज़ करेंगे? क्या ऐसा तो नहीं कि थर्ड पार्ट भी एरर के साथ है? तो याद रखिएगा, कॉप के साथ हमेशा अप लगा के गलती दी जाती है, पर ऐसा कभी भी नहीं होता। कॉप के साथ अप आया नहीं करता। कॉप के साथ आप हमेशा विद का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे ये बिल्कुल ठीक है। सेंटेंस में सिर्फ एक ही गलती थी,
आपको कम अक्रॉस के बाद प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना था। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं दोस्तों। सेंटेंस है हमारे पास, A cool light breeze was blowing। पार्ट 1 यहाँ तक हो गया। And it soon put the child to sleep। अब इसमें जो एरर है वो ये है कि हमारे पास यहाँ पे एक वर्ड दे रखा है ब्रीज। अब ये जो ब्रीज वर्ड है, सॉरी, हाँ जी, ये फ्रेज हमारे पास थी स्लाइड। अब ये ब्रीज वर्ड जो है, ब्रीज का मैनी होता है जेंटल। हल्की हल्की जब हवा चल रही हो, हम ब्रीज कहते हैं। हल्की हल्की ठंडी ठंडी हवा जब चल रही है, तो हल्की हवा हो अगर चल रही तो उसे हम ब्रीज कह सकते हैं या जेंटल विंड कह सकते हैं। तो इसके साथ लफ्ज़ दिया गया है लाइट, और लाइट का मैंने भी होता है हल्की फुल्की। तो ये दोनों सुपरफ्लुअस एरर्स हो जाएंगी, क्योंकि ये ब्रेज में ऑलरेडी हमें लाइट का सेंस मिल रहा है, तो हमें दोबारा से लाइट का इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं रहती। आपको यहाँ से लाइट को रिमूव करना पड़ेगा। अ कूल ब्रीज वाज ब्लोइंग, ठीक है, एंड इट सून पुट द चाइल्ड टू स्लीप। अब यहाँ पे एंड है और एंड के बाद इट अगेंस्ट दे रखा है। इट किसके लिए आया? इस ब्रीज के लिए आया है। एंड के बाद दोबारा से आपने अगर सब्जेक्ट यूज़ किया है तो इसका मतलब आगे जो वर्ब होगी वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आएगी। एंड इट्स सून, सून भी यहाँ पे आपका एक एडवर्ब है, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है, मेन वर्ब से पहले आएगा। एंड इट्स सून पुट, ठीक है, वर्ब की थर्ड फॉर्म हो गई, सॉरी सेकंड फॉर्म हो गई। एंड इट्स सून पुट द चाइल्ड टू स्लीप, बिल्कुल ठीक हो गया। और जल्द ही, वो इतनी ठंडी हवा चल रही थी, इतनी हल्की फुल्की, कि उसने बच्चे को जल्द ही क्या कर दिया? सुला दिया। तो आपका सेंटेंस बाकी सारा ही ठीक है। आपके पास जस्ट एक ही एरर थी कि आपको ब्रीज के साथ याद रखना है, लाइट का कभी भी कॉम्बिनेशन नहीं बनाएंगे, लाइट और ब्रीज कभी इकट्ठे नहीं लिखेंगे। पुट द चाइल्ड स्लीप सेंटेंस गलत हो जाएगा। पुट के बाद आपको टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लिखनी होती है, क्योंकि फिक्र आपका पैसिव वॉइस में है। पैसिव वॉइस में आप पुट के बाद जब अगर सेकंड फॉर्म दोबारा से आप यूज़ कर रहे हैं, सेकंड फॉर्म से मेरा मतलब यहाँ पे नॉन फाइनाइट वर्ब आगे जो आपने यूज़ करनी है, तो वो आपने टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही यूज़ करनी है। तो सेंटेंस में जस्ट एक गलती थी। उसके बाद थर्ड सेंटेंस है हमारे पास, द रॉबर्स फॉरबिड द पैसेंजर्स नॉट टू मेक अ नॉइस। रॉबर्स किसे कहते हैं जी? जो लुटेरे होते हैं। उन्होंने क्या किया? उन्होंने मना कर दिया। फॉरबिड मीन्स मना कर दिया। किसको? पैसेंजर्स को। रॉबर्स ने पैसेंजर्स को मना कर दिया है किस काम से? नॉट टू मेक अ नॉइस। मेक अ नॉइस आपको पता है, शोर करने को हम कहते हैं। तो इसमें एरर कहाँ होगी? आप याद रखिएगा, हमारे पास चंद ऐसे वर्ब्स होती हैं, उनके साथ हम कभी भी दोबारा से नेगेटिव वर्ड यूज़ नहीं करते। तो क्या हैं उनमें? चंद एडवर्ब हैं, वो हैं जी अनटिल, अनलेस, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली, सेल्डम, फेयरली, फॉरबिड, डिनाई, प्रोहिबिट, विदाउट, लेस्ट। ये सारे आपको याद कर लेने हैं, ठीक है, ज़्यादा नहीं है, ये जस्ट 10 से आपके वर्ड्स हैं जो आपको याद करनी है। इन वर्ड्स के बाद आपको अगेन आगे चल के नॉट का इस्तेमाल अगर कहीं पर मिले तो समझ जाइएगा कि वहीं पे आपकी एरर है। अब यहाँ पे इस सेंटेंस में फॉरबिड का इस्तेमाल किया गया है। आपको पता है यहाँ पे फॉरबिड भी मौजूद था, ये वाला। तो यहाँ पे फॉरबिड की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई है। फॉरबिड आ गया तो आप फौरन ज़हन में ये चीज़ बिठा लीजिएगा कि आगे नॉट आया ना तो वो गलत होगा। तो यहाँ पे नॉट में मिल रहा है, पार्ट 2 में इसका मतलब एरर है, ठीक है। तो आपको यहाँ से नॉट रिमूव करना है, सेंटेंस हो जाएगा द रॉबर्स फॉरबिड द पैसेंजर्स टू मेक अ नॉइस। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। हमारे पास नेक्स्ट सेंटेंस है जी प्रपोजिशन से। प्रपोजिशंस आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हों, किसी भी जॉब के हवाले से हों, बहुत ज़्यादा पूछी जाती हैं। एटलीस्ट 5 मार्क्स की तो आती ही आती हैं। आपको प्रपोजिशन पे अच्छी तरह से कमांड होनी चाहिए, इस तरह से आपको कंसेप्ट का पता होना चाहिए। याद रखिएगा, प्रपोजिशंस कभी भी आप रट्टे लगा के
नहीं कर सकते। इनके कंसेप्ट्स आपके पास होने चाहिए, तो ही आप इनमें मार्क्स गेन कर पाएंगे। सेंटेंस कह रहा है बोथ द पार्टीज रीच्ड खाली जगह एन एग्रीमेंट। अब यहाँ पे बोथ मतलब कि दो कोई पार्टीज हैं, वो क्या हो गई, वो रीच की, उन्होंने रीच किया कहाँ पे, एग्रीमेंट, एग्रीमेंट पे, यानी कि वो इत्तफा कर गई, इकट्ठी हो गई। आपने याद रखना है रीच जो वर्ड है ये अपने बाद प्रेपोजिशन लेगा भी और नहीं भी लेता। अब प्रेपोजिशन रीच के बाद हम बाज दफ़ा लेते हैं और बाज दफ़ा नो प्रेपोजिशन होता है। कब प्रेपोजिशन रीच के बाद यूज़ की जाएगी और कब रीच के बाद प्रेपोजिशन यूज़ नहीं की जाएगी, आप याद रखिएगा। अगर रीच के बाद आगे चल के कोई प्लेस आ जाए तो ऐसी सूरत में आपको वहाँ पे नो प्रपोजिशन इस्तेमाल करनी है। मिसाल है, अगर सेंटेंस हो आई रीच्ड खाली जगह लाहौर 2 months अगो, तो आप इस सेंटेंस में अब देखेंगे कि रीच्ड मैंने बोला है और उसके बाद खाली जगह और उसके बाद मैंने लाहौर बोल दिया। तो ये लाहौर यहाँ पे एक प्लेस है, इसका मतलब यहाँ पे इस जगह पे आपको कोई प्रेपोजिशन का इस्तेमाल नहीं करना। सेंटेंस जस्ट आप प्रेपोजिशन के बगैर बोलेंगे आई रीच्ड लाहौर 2 months अगो। लेकिन ये जो सेंटेंस ऊपर दिया गया है बोथ द पार्टीज रीच्ड, अब यहाँ पे ये जो एन एग्रीमेंट वाली जगह है ना, वर्ड है, ये कोई प्लेस नहीं है, ये कोई प्लेस नहीं है। ऐसी सूरत में आपको रीच के बाद लाजमी प्रपोजिशन का इस्तेमाल करना पड़ता है। और फिर ऐसी सूरत में कौन सी प्रपोजिशन यूज़ करनी है आपने, तो आप इस चीज़ को नोट डाउन कर लीजिएगा। आपको फिर वहाँ पे हमेशा एट का ही इस्तेमाल करना होता है। आपका ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट कंसिडर होगा, यहाँ पे आ जाएगा एट, बोथ द पार्टीज रीच्ड एट एन एग्रीमेंट। उम्मीद करता हूँ आप रीच के साथ प्रपोजिशंस के कंसेप्ट्स को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट देखते हैं हमारे पास क्या है जी। हमारे पास अगेन प्रपोजिशन का दूसरा एक क्वेश्चन है, ही एग्रीड खाली जगह माई सजेस्शन। एग्री के साथ भी रीच वाला ही कुछ सेंस चलेगा, कुछ इसके साथ भी वही सिलसिला है हमारे पास कि एग्री जो वर्ड है इसके साथ आप प्रपोजिशंस दो इस्तेमाल करते हैं। या तो आपको विद इस्तेमाल करनी होती है या आपको टू का इस्तेमाल करना होता है, ये दोनों ही सही कंसिडर होती हैं। अब एग्री के साथ समझना ये हमने कि विद कब लगेगा और टू कब लगेगा। दोस्तों याद रखिएगा एग्री के बाद जिससे आप एग्री कर रहे हैं वो कोई पर्सन हो तो आप पर्सन के साथ में वहाँ पे विद यूज़ कीजिएगा। लेकिन अगर कोई पर्सन के अलावा कोई और मैटर है, पर्सन नहीं है, ऐसे सूरत में आपको वहाँ पे टू का इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पे चेक कर लूँगा कि क्या है जी, यहाँ पे किसी शख्स से वो एग्री कर रहा है, जी नहीं, शख्स से एग्री नहीं कर रहा, सजेस्शन से वो एग्री कर रहा है, किसी की राय से, किसी की ओपिनियन टॉक से वो एग्री कर रहा है। तो आपको ऐसी सूरत में वहाँ पे टू का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर यहीं पे लिखा होता ही एग्रीड हिज ब्रदर, ही एग्रीड उसके बाद स्पेस दीजिए, उसके बाद लिखा हो हिज ब्रदर, आप ऐसी सूरत में क्या करेंगे, मैं सेंटेंस लिख देता हूँ। अब आपको यहाँ पे क्या यूज़ करना है जी, आप देखें कि एग्री के साथ आप याद रखिएगा विद और टू इस्तेमाल होता है, लेकिन देखना ये है कि किसके साथ, किसी मैटर के साथ या किसी पर्सन के साथ एग्री किया गया है। तो यहाँ पे आगे पर्सन का जिक्र किया गया है, ब्रदर कोई पर्सन है, तो ऐसी सूरत में आपको यहाँ पे फिर क्या यूज़ करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे ऐसी सूरत में विद को इस्तेमाल करना होगा। उम्मीद करता हूँ आप समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है जी, ऑरेंजेस आर सोल्ड खाली जगह डजन। अब ये जो सोल्ड वर्ब होती है, सबसे पहले तो मैं आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहूँगा, वो ये है कि हमारे पास दो वर्ड होते हैं जो कि अक्सर स्टूडेंट्स के लिए उलझन का बायस बनते हैं। वर्ड है हमारे पास, एक है जी सेल और एक है सेल। इन दो वर्ड्स में क्या फ़र्क होता है ये भी समझना बहुत ज़रूरी है। और आपने ये भी बताना है कि सोल्ड किसकी थर्ड फॉर्म है, क्या सेल की थर्ड फॉर्म है या इस सेल की थर्ड फॉर्म है।
कौन से सेल की थर्ड फॉर्म सोल्ड होती है। तो दोस्तों याद रखिएगा, हमारे पास ये जो SALE वाला सेल होता है, ये आपका एक नाउन कंसिडर किया जाता है, और ये सेल SELL ये वर्ब कंसिडर की जाती है। और हमें पता है कि वर्ब्स की फॉर्म होती है, नाउन की फॉर्म होती नहीं है। तो इसका मतलब ये कि इस सेल वर्ड की ही आगे ये हमारे पास सोल्ड फॉर्म है, सेल, सोल्ड, सोल्ड। अब चूंकि ये है बेस फॉर्म, और उसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, सोल्ड, और थर्ड फॉर्म भी क्या होगी, सोल्ड। अब आ जाइएगा सोल्ड पे या सेल पे, इस वाले पे मैं बहरहाल यहाँ पे सोल्ड लिख रहा हूँ। अब सेल हो SELL या SOLD, इसके बाद प्रेपोजिशन की अगर बात की जाए तो इसके बाद प्रेपोजिशन आप काफ़ी सारे प्रेपोजिशन यूज़ कर सकते हैं। आप इसके बाद फॉर का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके बाद एट का इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसके बाद बाय का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो कौन सी प्रेपोजिशन हमारे इस स्पेसिफिक सेंटेंस में यूज़ करनी है वो आपको डिसाइड करना है जब मैं आपको समझा दूं। देखिए, सोल्ड के साथ या सेल के साथ फॉर हम उस वक्त यूज़ करेंगे जब आप आगे कोई रुपया, कोई मनी की बात कर रहे हैं कि कोई चीज़ कितने में बिक गई। मिसाल है, एक सेंटेंस हो, द पेंटिंग वाज सोल्ड, खाली जगह, उसके बाद आगे रकम लिखी है जी $1500 या रुपीज़ समझ लें। अब यहाँ पे पेंटिंग जो है वो बिकी है, किसमें, रुपयों में बिकी है। तो ऐसे सूरत में आप सोल्ड के बाद प्रपोजिशन इस्तेमाल करेंगे, कौन सी, अब फॉर यूज करेंगे क्योंकि मनी की बात चल रही है। अगर लिखा हो सोल्ड के बाद कोई प्लेस आ जाए, तो पेंटिंग वाज सोल्ड खाली जगह लाहौर म्यूजियम, तो आपको पता है कि सोल्ड कहाँ हुई, लाहौर म्यूजियम में हुई। कोई प्लेस है, आपको ऐसे सूरत में वहां पे ऐट का इस्तेमाल करना है। लेकिन अगर आप सोल्ड के बाद कोई पैमाना लिख रहे हैं, किस पैमाने में वो चीज़ बिकी है, तो ऐसे सूरत में आपको वहां पे बाय का इस्तेमाल करना है। मैं यहाँ पे मेजर लिख रहा हूँ, आप इससे मुराद पैमाना ले लीजिएगा। तो यहाँ पे पैमाने की बात की जा रही है कि किस तरह से ऑरेंजेस बेचे जाते हैं, किस पैमाने में बेचे जाते हैं, तोल के, गिन के, ठीक है, किस तरह से। तो यहाँ पे पैमाना है तो आपको क्या यूज करना है, आपको बाय इस्तेमाल करना है। आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी, यहाँ पे आप यूज करेंगे बाय। उम्मीद करता हूँ आप इस चीज को समझ चुके होंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे अगर चलिए तो हमारे पास नेक्स्ट स्लाइड है, ही वॉज मैरिड खाली जगह पर। आपके पास ऑप्शन है विद, एट, टू या फिर नो प्रेपोजिशन। आमतौर पर समझा जाता है कि मैरिड जो वर्ड है इसके बाद हम कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करते, आपने बिल्कुल सही पढ़ा है। इसके बाद नो प्रेपोजिशन होती है, सही पढ़ा आपने। लेकिन याद रखिएगा ऐसा तभी होता है जब फिक्र एक्टिव वॉइस का हो। मैरिड के बाद हम प्रेपोजिशन इस्तेमाल करते भी हैं बाज दफ़ा, जब आपका फिक्रा पैसिव वॉइस में हो जाए, आपको फिर उसके साथ प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी भी होती है। कौन सी प्रेपोजिशन इस्तेमाल करोगे, आप टू का इस्तेमाल करोगे जब फिक्रा आपका पैसिव वॉइस में हो जाएगा। तो अब आप देखिएगा कि आपका जो सेंटेंस है वो एक्टिव वॉइस में है या पैसिव वॉइस में है। तो ही वाज मैरिड, वाज के बाद आमतौर पर हमारे पास या तो आईएनजी फॉर्म आती है, आईएनजी फॉर्म हो तो समझ जाइए फिक्रा आपका एक्टिव वॉइस का है। लेकिन अगर वाज के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो समझ जाइए फिक्र आपका पैसिव वॉइस का है, क्योंकि बी वर्ब्स इज एम आर वाज वर्ब बीन के बाद थर्ड फॉर्म आए तो एक्टिव वॉइस, सॉरी थर्ड फॉर्म आए तो पैसिव वॉइस, आईएनजी फॉर्म आए तो एक्टिव वॉइस। अब यहाँ पे ये बी वर्ब है, उसके बाद थर्ड फॉर्म दे रखी है, तो मतलब ये कि फिक्रा तो आपका पैसिव वॉइस में ही है। अब पैसिव वॉइस में है तो इसका मतलब नो प्रेपोजिशन वाला जो कंसेप्ट है वो तो यहाँ पे नहीं लगने वाला। यहाँ पे आपको कोई प्रेपोजिशन यूज करनी है और आपको पता है ऐसे में आपको प्रेपोजिशन कौन सी यूज करनी होती है। ये मैंने गलत सर्कल कर दिया जी। तो आपको प्रेपोजिशन यहाँ पे यूज करनी होती है टू। तो आपका ऑप्शन जो सी है वो यहाँ पे सही कंसिडर किया जाएगा। ही वाज मैरिड टू है। आई होप आपको इस चीज की समझ आ चुकी होगी। अगर इसका मैं एक एक्टिव वॉइस का फिक्रा लिखता हूँ, आई मैरिड
खाली जगह हर, या ही मैरिड खाली जगह हर। यहाँ से सपोज अगर मैं वाज को रिमूव कर लेता हूँ तो फिर ये फिक्रा एक्टिव वॉइस का बन जाएगा, और एक्टिव वॉइस जब ये फिक्रा बनेगा तो आपको पता है एक्टिव वॉइस की सूरत में आपको मैरिड के बाद कोई प्रेपोजिशन इस्तेमाल नहीं करनी होती। तो ऐसी सूरत में अगर आपको एक्टिव वॉइस का फिक्रा हो तो नो प्रेपोजिशन इस्तेमाल कीजिएगा, लेकिन अगर आपका फिक्रा पैसिव वॉइस में हो तो आपको फिर इसके बाद कौन सी प्रेपोजिशन इस्तेमाल करनी है, आपको टू का इस्तेमाल करना है, हमेशा याद रखिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये कंसेप्ट अच्छी तरह से समझ आ चुका होगा। इसके बाद आज के लिए बस इतना ही था। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो लेक्चर काफ़ी आपको आपके लिए यूज़फुल रहा होगा, बेनिफिशियल रहा होगा। जो था अच्छा था, अल्हम्दुलिल्लाह, जो है बेहतर है माशाअल्लाह। जो होगा बेहतरीन होगा इंशाल्लाह। इस अज़म के साथ दोबारा मिलेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।